जय हिंद साथियों। एक बार पुनः आप सबों का क्रैकोपीडिया परिवार में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि बैकग्राउंड में आप लोग देख रहे हैं राष्ट्रपति, तो इंडियन पॉलिटी के सीरीज में आज हम लोग सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रपति टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। और यह बता दें कि यह किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हो, बिहार एसआई का कर रहे हो, बीपीएससी एईडीओ हो, बिहार एसएससी हो, इंटर लेवल हो या सीजीएल हो या एसएससी हो, रेलवे हो, यूपी पीसीएस हो, यूपीएसआई हो, तो सभी स्टेट पीसीएस चाहे यूपीएससी तक के लिए एग्जाम के लिए यहाँ से प्रश्न बनते आ रहे हैं। तो आज हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं और इसको हम लोग सिर्फ करेंगे नहीं, इसको हम लोग जितने भी एमसीक्यू हैं उसके माध्यम से कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे और सभी तथ्यों को याद भी कर लेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। और ये भी बता दें, इससे पहले आपने यदि इंडियन पॉलिटी का क्लासेज नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। काफी इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले के टॉपिक में हमने कंप्लीट किया है सांसद। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सांसद। तो सांसद में देखें अगर हम, तो सांसद, तो देखिए एक होता है सांसद और एक होता है सांसद। तो संसद एक संस्था है या एक क्या है, संस्था है, जबकि सांसद जो रहता है वो इस संस्था के जो सदस्य होते हैं वह सांसद कहलाते हैं। जैसे तो क्लियर हो गया होगा। तो अब यहां है सांसद के अंग। सांसद के अंग कितने हैं? तो सांसद के अंग को अगर हम देखते हैं तो सांसद के कुल 3 अंग हैं। कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। 3 अंग में एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा और एक है राष्ट्रपति। तो सांसद के अंग अगर पूछे आपसे तो सांसद के कुल 3 अंग हैं, एक लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक। वही अगर आपसे पूछे कि सांसद के कितने सदन होते हैं तो सांसद के 2 सदन होते हैं। और 2 सदन कौन कौन सा? लोकसभा और राज्यसभा। अब सांसद जो है, सांसद का गठन किस अनुच्छेद में है? कई बार सवाल बनता है। तो सांसद का गठन जो है यह आर्टिकल 79 79 में वर्णित है। संसद का गठन अनुच्छेद 79 में वर्णित है। वही लोकसभा और राज्यसभा की संरचना का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अगर राज्यसभा की संरचना देखें तो यह अनुच्छेद 80 में है। वही लोकसभा की संरचना देखें तो अनुच्छेद 81 में है। और राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। तो उसी अंग के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे, क्योंकि पूर्व में हमने लोकसभा और राज्यसभा जैसी संस्थाओं का अध्ययन कर लिया है। तो आज हम लोग संसद के सबसे महत्वपूर्ण अंग, अभिन्न अंग राष्ट्रपति का अध्ययन कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। लेकिन तो राष्ट्रपति अभिन्न अंग है, तो लेकिन भारत में जो एक राष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है यह किस अनुच्छेद में किया गया है, यहां सवाल पूछता है। तो भारत में राष्ट्रपति का प्रावधान जो है किया गया है किस अनुच्छेद में? तो सबसे पहले हम जान लें कि टोटल भाग जो हम लोग पढ़े हैं संविधान में, वर्तमान में जो भाग की संख्या है वह है 25। शुरू में 22 भाग की संख्या थी, जिसमें कुछ भाग को हटाया गया और कुछ भाग को ऐड कर दिया गया। तो जिसमें से हम लोगों ने फर्स्ट भाग में पढ़ा था कि पहले भाग में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है, दूसरे भाग में नागरिकता का वर्णन है, तीसरे भाग में मौलिक अधिकार का, चौथे में नीति निर्देशक तत्व का और चौथा का ए में जो 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के माध्यम से जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। तो उसके बाद भाग 5 में जो है वर्णन है संघ सरकार का। किसका वर्णन है? संघ सरकार का, जो आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक में है। उसी भाग में से आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं संघीय कार्यपालिका का। और संघीय कार्यपालिका का जो वर्णन है अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक। संघीय कार्यपालिका का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 52 से लेकर 78 तक में। उसी अनुच्छेद के अंतर्गत संघीय कार्यपालिका में जो आता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, यह सभी संघीय कार्यपालिका का भाग है। उसी में आज हम लोग सबसे महत्वपूर्ण संघीय कार्यपालिका का जो प्रधान होता है राष्ट्रपति, उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहला अनुच्छेद
भी उसी को समर्पित होगा और वह अनुच्छेद होगा 52। तो अनुच्छेद 52 में संघ के कार्यपालिका का जो प्रधान है राष्ट्रपति, उसी के पद का उल्लेख है। पूछे कि राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 52 में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी क्लियर हो गया। और अनुच्छेद 52 में ही यह बात भी है कि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति। देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति। कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति। लेकिन यह बात किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा, तो यह अनुच्छेद 53 में लिखा हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट है। तब इस ऑप्शन में जितने अनुच्छेद हैं उन सभी अनुच्छेद को हम लोग देख लेते हैं। तो पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 50। तो अनुच्छेद 50 यह भाग 4 के अंतर्गत आता है। भाग 4 में हमने अध्ययन किया कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। तो अनुच्छेद 50 इसी में आ जाएगा, भाग 4 में। अब भाग 4 में क्या है, तो भाग 4 में अनुच्छेद 50 में जो है नीति निर्देशक तत्वों में इस बात का उल्लेख है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण जो किया गया है अनुच्छेद 50 के माध्यम से। तो क्लियर हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट 52, अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के पद का उल्लेख। उसके बाद अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 में है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा, निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का वर्णन अनुच्छेद 52 में। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 54 में। काफी इंपॉर्टेंट है। अब सवाल यह है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कौन कौन होता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में अगर हम देखें तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में शामिल कौन कौन होता है, मतलब यह निर्वाचक मंडल क्या कि चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो शामिल होते हैं वह होते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य। लेकिन ध्यान रखिएगा सदस्य दो प्रकार के होते हैं, निर्वाचित और मनोनीत। जिसमें कौन सदस्य होगा, निर्वाचित सदस्य, दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य। दोनों सदन कौन, लोकसभा और राज्यसभा। और साथ ही साथ सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और नया जो प्रावधान किया गया है 70वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान कर दिया गया, दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी इसमें शामिल किया गया है। लेकिन किस संविधान संशोधन से, 70वें संविधान संशोधन से। आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन होगा, लोकसभा, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य एवं दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य 70वें संविधान संशोधन। क्लियर। उसके बाद अनुच्छेद 60। अब अनुच्छेद 60 में क्या है कि राष्ट्रपति जो शपथ लेगा किस अनुच्छेद के माध्यम से, राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन है अनुच्छेद 60 में। अब सवाल है कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाता कौन है, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य करता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो यह शपथ कौन दिलाएगा, तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। कौन दिलाएगा, वरिष्ठ न्यायाधीश। तो हमने चारों ऑप्शन को क्लियर कर लिया। अब राष्ट्रपति टॉपिक से जो अनुच्छेद आते हैं उन सभी अनुच्छेद को भी देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी। तो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में, 54 में, सॉरी 55 में। तो निर्वाचन कैसे होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा और प्रत्यक्ष प्रणाली से। किस प्रकार से, वो प्रत्यक्ष प्रणाली से। अब सवाल यह है कि वो प्रत्यक्ष क्यों रखा गया है। तो बाकी अगर आपको डिटेल से जानकारी चाहिए तो स्पेशल जो पॉलिटिका चल रहा है उसमें आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो अनुच्छेद 55 में प्रत्यक्ष प्रणाली से, साथ ही साथ एकल संक्रमणीय पद्धति से, प्रत्यक्ष प्रणाली, एकल संक्रमणीय प्रणाली और साथ ही साथ आनुपातिक प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ये प्रक्रिया हम जान लिए। अब अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, कौन कौन भाग लेगा, ये क्लियर हो गया। चुनाव कैसे होगा ये भी देख लिए। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि चुन तो लिए, चुनाव भी हो गया, अब राष्ट्रपति रहेगा कितना दिन तक। तो राष्ट्रपति जो रहेगा वह जिस दिन पद ग्रहण करेगा उस दिन से लेकर 5 वर्ष की अवधि तक। कितने दिनों तक, 5 वर्ष की अवधि तक। कभी ये सवाल भी बन सकता है कि भारत का राष्ट्रपति किस तिथि को शपथ ग्रहण करता है या किस तिथि को पद ग्रहण करता है। याद रखिएगा 25 जुलाई, क्योंकि जब एक राष्ट्रपति जो थे पद पर रहते हुए मर गए थे, मृत्यु हो गई थी, उसके बाद जो क्रमवार बना है 25 जुलाई चलते आ रहा है। याद रखिएगा। तो राष्ट्रपति की पद अवधि क्या होगी, 5 वर्ष होगी, लेकिन जिस दिन पद ग्रहण करेंगे उनसे 5 वर्षों तक।
तो पद अवधि का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 56 में। अनुच्छेद 56 भी हम लोग क्लियर कर लिए। अब सवाल है, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति तो बन गया, अब वह क्या दूसरे बार भी बन सकता है, तीसरे बार बन सकता है, 5 बार बन सकता है, 8 बार बन सकता है, 10 बार बन सकता है? जैसे अमेरिका में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति सिर्फ अधिकतम 2 बार बन सकता है, लेकिन भारत में यह प्रावधान है कि एक व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन विधि सम्मत प्रक्रिया के माध्यम से। तो राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन जितना बार चाहे उतना बार बन सकता है। किस अनुच्छेद के माध्यम से? 57। ये सब बात सब सही है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन भी हो जाएगा, राष्ट्रपति कितना दिन रहेगा ये भी क्लियर हो गया, राष्ट्रपति कितना बार बन सकता है ये भी क्लियर हो गया। अब सवाल है भाई, राष्ट्रपति बनेगा कौन? ये भी तो महत्वपूर्ण बात है। तो राष्ट्रपति बनेगा कौन? तो बनेगा कौन मतलब क्या? योग्यता, योग्यता की बात कर रहा है। तो योग्यता हो जाएगा 58 में। अब योग्यता क्या है राष्ट्रपति बनने के लिए? कोई व्यक्ति राष्ट्रपति कौन बन सकता है? हम बन सकते हैं, आप बन सकते हैं, सभी बन सकता है? सभी नहीं बन सकता है। राष्ट्रपति वही व्यक्ति बन सकता है, पहला याद रखिएगा, जो भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, पहला बात। उसके बाद दूसरा बात ये याद रखिएगा कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। न्यूनतम कितना? 35 वर्ष, न्यूनतम 35 वर्ष। उसके बाद लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। कौन सा सदन? लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता जिस व्यक्ति में होगा वही राष्ट्रपति बन सकता है। साथ ही साथ वह जो है किसी लाभ के पद पर नहीं हो। लाभ के पद किसको कहते हैं? तो लाभ के पद का डिसीजन कौन करता है? तो सांसद करता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न न्यायिक निर्णयों में इसका अलग अलग व्याख्या किया है। जैसे लाभ के पद में अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर है, उपराष्ट्रपति के पद पर है, मंत्री के पद पर है, विधानसभा का सदस्य है या फिर लोकसभा का सदस्य है, राज्यसभा का सदस्य है, तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। और अगर व्यक्ति इन सभी पदों पर है तो जिस दिन से राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेगा अन्य पदों से वह मुक्त माना जाएगा। तो 58 भी देख लिए। अब 59 में शर्त का और 60 में शपथ का क्लियर हो गया। अब सवाल यह है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाए और मनमाना करना शुरू कर दे, जो कार्य उसको नहीं करना चाहिए। हमारे देश में सर्वोच्च कौन है? संविधान। जैसे ब्रिटेन में सर्वोच्च कौन है? संसद। तो इसे ही हमारे देश में सर्वोच्च है संविधान। तो हमारे देश में अगर कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा पद पर चला जाए, सबसे बड़ा पद है राष्ट्रपति का, उस पर भी जाकर अगर कोई व्यक्ति मनमाना करता है तो क्या उसको हम हटा सकते हैं कि नहीं? तो उसको हटा सकते हैं। और राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं महाभियोग। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? महाभियोग प्रक्रिया कहते हैं। और इसका वर्णन अनुच्छेद 61 में है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 61 में। सवाल यह है महाभियोग होता कैसे है? कोई भी अगर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है, एकमात्र प्रक्रिया है जिसके आधार पर किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, तो वह कारण है संविधान का अतिक्रमण। अगर संविधान का वह अतिक्रमण जब तक नहीं करेगा तब तक उस पर महाभियोग नहीं लगेगा। अब सवाल यह है महाभियोग कैसे लगता है? तो महाभियोग संसद के किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है। हमने संसद के सदन देखे जिसमें 2 सदन, एक लोकसभा एक राज्यसभा, तो दोनों सदन से महाभियोग शुरू किया जा सकता है, या लोकसभा से या राज्यसभा से। और जिस सदन से महाभियोग शुरू होगा उसका 1/4 सदस्य पहले हस्ताक्षर करेगा, और हस्ताक्षर करेगा 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देगा कि आपने संविधान का अतिक्रमण किया है। और जैसे ही 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करेगा, और हस्ताक्षर करने के बाद क्या होगा? अगर वह सदन, जिस सदन के ने महाभियोग शुरू किया है 1/4 हस्ताक्षर के माध्यम से, अगर वह सदन इस बात को 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो उस सदन से वह पास हो जाएगा। और उस सदन से पास होगा दूसरा सदन में जाएगा, दूसरा सदन राज्यसभा, जैसे लोकसभा से क्या राज्यसभा जांच करवाएगा, और जांच कराएगा। अगर 2/3 सदस्य फिर उससे पारित कर देगा तो वह महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी और उसी दिन से राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाएगा। क्लियर? अब अनुच्छेद 61 कर लिए। अनुच्छेद 62, अगर राष्ट्रपति 5 वर्ष तक रहेगा, लेकिन 5 वर्ष से पहले तक राष्ट्रपति का 5 वर्ष अवधि पूर्ण होने से पूर्व निर्वाचन करा लेना आवश्यक है। अगर राष्ट्रपति इस बीच मृत्यु हो जाती है तो 6 महीने के अंदर निर्वाचन करा लेना है। 62 कर लिए हैं। और राष्ट्रपति, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद आ जाता है। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति हो जाता है। 65 में अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करता है। क्लियर? अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाता है। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति का क्या होता है? पद से त्याग हो जाता है। तो इसे करके अलग अलग अनुच्छेद हैं, तो हम राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद ही देखेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मैंने योग्यता में आपको बताया कि न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए
25 वर्ष होना चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। 30 वर्ष राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष होना चाहिए। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। 35 वर्ष राष्ट्रपति बनने के लिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए, राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए। क्लियर? आप लोग शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल उस ग्रुप में शेयर कर दीजिए आप लोग। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राष्ट्रपति के कार्यकाल हम देखें तो हमने आपको बताया कि पद अवधि, राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है 5 वर्षों का। कितने वर्षों का? 5 वर्ष। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए 6 वर्ष किसका होता है? निर्वाचन आयुक्त का। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, या 65 वर्ष जो पहले पूर जाए यह कार्यकाल होता है। 4 वर्ष केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के कार्यकाल, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो होता है उसके सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष। मैंने आप सभी को बता दिया। अनिश्चित कार्यकाल किसका होता है? लोकसभा का सदस्य का सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन इसका विघटन कभी भी राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर किया जा सकता है, जिसके कारण लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल अनिश्चित होता है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? काफी इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति किसको सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति को। हाल ही में किसी भी एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि कुछ ही दिन पूर्व की बात है जब हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इससे संबंधित अनुच्छेद आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो किस अनुच्छेद के तहत इस्तीफा दिया? 67 का को या 67 का 1, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। लोकसभा अध्यक्ष, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और संयुक्त अधिवेशन कब होता है? कि संयुक्त अधिवेशन तभी होगा जब एक सदन विधेयक को पारित कर देता है और दूसरा सदन उस विधेयक पर कोई जवाब 6 महीने तक नहीं देता है, या विधेयक में दोनों सदन में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तभी संयुक्त अधिवेशन होता है। और संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कार्य कौन करता है? तो संयुक्त अधिवेशन पूछे कि आहूत कौन करता है, बुलाता कौन है? या बुलाता है राष्ट्रपति। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, और अध्यक्ष करता है अनुच्छेद 118 के तहत, जबकि और बुलाता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत। क्लियर हो गया? दिक्कत नहीं होना चाहिए। और क्यों होता है संयुक्त अधिवेशन ये भी बताएं। अभी तक भारत के इतिहास में 3 बार संयुक्त अधिवेशन हुआ है। एक बार बैंकिंग अधिनियम पर, एक बार दहेज उन्मूलन अधिनियम पर, एक बार आतंकवाद निरोधन अधिनियम पर। क्लियर हो चुका है? दिक्कत नहीं होना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ही यह प्रमाणित करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसको प्रमाणित कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और लोकसभा अध्यक्ष एक ऐसा पद है जो अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है। क्लियर सभी पॉइंट को? नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? महाभियोग। शुरू का क्लास यदि आपने देखा होगा 10 मिनट का, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक, तो उसमें देखिए राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? महाभियोग। और यह प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में। अब हम एक बार देख लेते हैं कि महाभियोग कैसे लगता है, तो उधर जा सकते हैं। महाभियोग कैसे लगता है? तो महाभियोग जो है संसद के किसी सदन के द्वारा शुरू किया जा सकता है। जैसे कि संसद में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। 2 सदन होता है, एक लोकसभा और राज्यसभा। अगर मान लीजिए कि लोकसभा का सदन अगर महाभियोग प्रस्ताव शुरू करता है, तो पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना दे देगा, और इसका 1/4 सदस्य अगर यह प्रस्ताव लाता है और उस प्रस्ताव को 2/3 सदस्य 1/4 हस्ताक्षर से लाता है, 2/3 सदस्य अगर लोकसभा से पारित कर दिया तो यह लोकसभा से पारित माना जाता है। तब यह चला जाएगा प्रस्ताव राज्यसभा में। और राज्यसभा पहले क्या करेगा? इस जो जांच है कि संविधान का वास्तव में अतिक्रमण राष्ट्रपति ने किया है या नहीं किया है, या सिर्फ ऐसे ही लगा दिया गया है, तो वह जांच कराएगा। और जांच करने के बाद अगर वह सही पाता है और वह भी 2/3 सदस्य से 2/3 बहुमत से पारित कर देगा, तो महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण मान ली जाएगी और राष्ट्रपति का पद जो है समाप्त मान लिया जाएगा। और इस बीच राष्ट्रपति के द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा वह अपूर्ण
अपूर्ण नहीं माना जाएगा, विधि संगत ही माना जाएगा। तो महाभियोग कैसे लगता है, महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, मैंने ये बताया। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह प्रावधान लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। कहाँ के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। क्लियर हो गया होगा, दिक्कत नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं और किस अनुच्छेद में बनी था, 61 में। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस सदन में शुरू किया जा सकता है, जस्ट अभी मैंने आपको बताया किसी सदन में, तो संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कितने दिन पहले सूचना देना आवश्यक है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि कम से कम 14 दिन, तो 14 दिन पूर्व। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेता है, मैंने शुरू में ही आपको बताया कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, तो उसमें बताया था दोनों सदन, संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, दोनों सदन के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य प्लस दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और यह प्रावधान दिल्ली और पुडुचेरी के बारे में 70वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया है। तो संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, याद रखिएगा निर्वाचित, मनोनीत नहीं, मनोनीत नहीं। क्लियर, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी हो जाएगा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, याद रखिएगा। जबकि महाभियोग प्रक्रिया में संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे मनोनीत हो या फिर निर्वाचित हो, याद रखिएगा। महाभियोग में दोनों, निर्वाचित मनोनीत दोनों, लेकिन निर्वाचन में सिर्फ निर्वाचित, संसद के निर्वाचन में सिर्फ, राष्ट्रपति के निर्वाचन में सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति क्या है, चुनाव की पद्धति मैंने शुरू में ही बताया। चुनाव की प्रक्रिया क्या है, तो चुनाव की प्रक्रिया अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से होता है। तो प्रत्यक्ष चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा और अनुपातिक विधि से, तो यहाँ हो जाएगा प्रत्यक्ष नहीं, और प्रत्यक्ष चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, तो दोनों हो जाएगा, पहला नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है, राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो। चुनाव संबंधी अगर कोई प्रकार का विवाद उत्पन्न होगा तो संविधान के अनुच्छेद 71 में यह वर्णन है कि इसका जो विवाद का निपटारा करेगा वह करेगा सर्वोच्च न्यायालय। कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगा। किस अनुच्छेद के माध्यम से, अनुच्छेद 71 के माध्यम से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। अब सवाल है लोकसभा को भंग कर सकता है कौन, भारत का राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति की कई शक्तियां हैं, जैसे विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, सैन्य शक्ति, कूटनीतिक शक्ति। तो इन सभी शक्तियों में से एक प्रमुख शक्ति है विधायी शक्ति। इसी विधायक शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है संसद के सत्र को आहूत करता है, संसद के सत्र को सत्रावसान करता है। संसद के सत्र को, लोकसभा का जो शुरू का सत्र होता है उसमें शुरू में अपना या क्या करता है, धन्यवाद प्रस्ताव भी, धन्यवाद सेशन भी लेता है। तो उसी के तहत जो यह प्रावधान है कि भारत का राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को भंग करता है, तो लोकसभा को भंग कर सकता है या विधायी शक्ति ही है, और यह जो है कर सकता है भंग अनुच्छेद 85 के माध्यम से, और यह सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के सलाह से। अनुच्छेद 85 के माध्यम से प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। इसी कारण लोकसभा का सामान्य रूप से कार्यकाल 5 वर्ष माना जाता है, लेकिन यह लोकसभा का कार्यकाल अनिश्चित होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी भी वक्त राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने के लिए सलाह दे सकता है। लेकिन इसमें एक बात और टॉनिक हो जाता है, राष्ट्रपति की इसी संदर्भ में विवेकाधीन शक्ति भी है। अगर राष्ट्रपति को लगे कि यह जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री ने वास्तव में वो अपना विश्वास मत खो दिया है, तो उस समय अगर कहे प्रधानमंत्री कि लोकसभा को भंग कर दीजिए, तो उस समय राष्ट्रपति लोकसभा को भंग नहीं करेगा, अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री की बात को नहीं मानेगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, और यह अनुच्छेद 123 के माध्यम से मिला है। अब अध्यादेश कब जारी करेगा, अध्यादेश तभी जारी करेगा जब संसद के दोनों सदन जो है, संसद के दोनों सदन क्या होगा,
कि सत्र में नहीं हो, संसद का दोनों सदन का सत्र नहीं चल रहा हो, सत्र नहीं चलेगा तभी अध्यादेश जारी किया जाता है। और अध्यादेश जारी किया जाता है किस लिए? अल्पकालीन कानून बनाने के लिए। अगर कोई कानून बनाना आवश्यक हो तब भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है, लेकिन याद रखिए संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तभी जारी किया जा सकता है। क्लियर? और किस अनुच्छेद के तहत? 123 के तहत। और अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है, यह वर्णन है। लेकिन धीरे धीरे न्यायालय इस पर भी नकेल कसने का प्रयास कर रहा है। क्लियर हो गया? उसके बाद अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 110 में। और धन विधेयक को प्रमाणित कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को मिला है अनुच्छेद 72 के तहत, जिसमें कई प्रकार का होता है। क्षमा होता है, परिविलंबन होता है, परिहार होता है, तो कुल 5 प्रकार के होते हैं। यह शक्ति जो मिला है अनुच्छेद 72 के माध्यम से, यह न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आ जाता है। और 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय निर्णय अगर लेता है, मांगता है, तो उसे सलाह देने के लिए यह राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त? जस्ट मैंने अभी देखा तो अनुच्छेद 72 के माध्यम से राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 74 के माध्यम से है कि संघ की, अनुच्छेद 74 में है मंत्री परिषद का वर्णन है, मंत्री परिषद का वर्णन है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 74 में। उसके बाद अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी, अनुच्छेद 76 में क्या है? महान्यायवादी है। यहाँ से सवाल भी 71 बीपीएससी में बना है। महान्यायवादी का वर्णन अनुच्छेद 76 में। यह भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और यह संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है। संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है, किसी भी बैठक में भाग ले सकता है, संसद के किसी भी समिति का सदस्य बन सकता है। साथ ही साथ किसी भी न्यायालय में सरकार की ओर से केस लड़ सकता है। लेकिन यह जो है संसद में किसी भी समिति का सदस्य बन सकता है, लेकिन मतदान देने का अधिकार इसे प्राप्त नहीं है आर्टिकल 88 के तहत। क्लियर हो गया होगा? मैंने महान्यायवादी भी कंप्लीट कर लिया। 78 प्रधानमंत्री मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम करता है। मंत्री परिषद से संबंधित बात राष्ट्रपति के बीच पहुंचाने का कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम कौन करता है? प्रधानमंत्री। किस आर्टिकल के तहत? 78। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कार्यपालिका शक्ति। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत यदि हम देखें तो विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति जो करता है राष्ट्रपति, जैसे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। याद रखिएगा। तो इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? या राष्ट्रपति। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत के तीनों सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। लेकिन याद रखिएगा तीनों सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है, लेकिन शासन अध्यक्ष नहीं होता है। याद रखिएगा तीनों सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। वर्तमान में सीडीएस कौन है? तो वर्तमान में सीडीएस है अनिल चौहान। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। प्रधानमंत्री का नाम जानते ही हैं, मोदी जी। रक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में? राजनाथ सिंह। वही पहला रक्षा मंत्री पूछे, पहला रक्षा मंत्री कौन हो जाएगा? बलदेव सिंह। बाकी पहला आप जानते ही हैं, पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ याद रखिएगा बिपिन रावत, जिनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मैंने आपको बताया आर्टिकल 60 जब बता रहे थे अनुच्छेद 60, उसमें बताया कि राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर वो उपस्थित नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक कानून बनाने से पहले किसकी स्वीकृति आवश्यक है? संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक कानून बनने से पहले किसकी स्वीकृति? देखिए संसद का 3 अंग होता है। संसद के कितने अंग होते हैं?
3 अंग, जिसमें एक लोकसभा, एक राज्यसभा और राष्ट्रपति। तब देखिए 3 अंग है तो तीनों अंग से विधेयक पास करेगा, लोकसभा से पास करेगा, राज्यसभा के पास जाएगा, राज्यसभा के पास जाएगा तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति सब स्वीकृति दे देता है, तभी वह कानून का रूप लेता है, नहीं तो वह विधेयक रहता है। तो संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक कानून बनने से पहले किसकी स्वीकृति आवश्यक है? राष्ट्रपति की। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? राज्यसभा में पूछ रहा है। तो राज्यसभा की सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 250, अधिकतम 250। लेकिन वर्तमान में अगर पूछे कि सदस्य की संख्या कितनी है? 245, 245 और अधिकतम 250, जिसमें से वर्तमान में 245 है, जिसमें से 233 सदस्य संघ और राज्य के द्वारा चुने जाते हैं और 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। और 12 सदस्य मनोनीत होते हैं 3 क्षेत्र हम बता रहे हैं, एक क्षेत्र आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। 12 क्षेत्र में, एक समाज सेवा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, याद रखिएगा। तो कितने सदस्य? 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने अंगल भारतीय सदस्य को मनोनीत करता है? तो अंगल भारतीय सदस्य को 2 मनोनीत करते थे, लेकिन वर्तमान में 104वें संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया। अब यह मनोनीत नहीं करता है। शुरू में यह अनुच्छेद 331 में था, अगर अंगल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं है तो 2 सदस्य को मनोनीत राष्ट्रपति करेगा। 104वें संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से समाप्त कर दिया गया और 104वां संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से ही यह प्रावधान किया गया कि लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में जो अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों की संख्या जो वर्तमान में है, उसे अनुच्छेद 334 में संशोधन करके 2030 तक उसके सदस्यों की संख्या यथावत रख दी गई, क्योंकि पूर्व में शुरू में 10 वर्षों के लिए यह प्रावधान आरक्षण का किया गया, धीरे धीरे यह बढ़ाया गया, 10-10 वर्षों के लिए बढ़ाते चला गया, लेकिन वर्तमान में यह प्रावधान कब तक स्थिर है? 2030 तक। और किस संविधान संशोधन से? 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान किया गया और किस अनुच्छेद में संशोधन करके? 334 में संशोधन करके क्लियर हो गया। और उसको लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों को जो आरक्षण मिलता है किससे? आर्टिकल के तहत, 330 के तहत। वर्तमान में अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या का आरक्षण कितना है? तो 84 और इसका 47 अनुसूचित जनजाति का, एसटी का, और दोनों मिलाकर 131। क्लियर हो गया, दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? पहले राष्ट्रपति भारत के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे बिहार से थे, और राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे संविधान सभा जो बना था उसके अस्थायी अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन, दूसरे राष्ट्रपति भी बने थे राधाकृष्णन। जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। रियासत मंत्रालय के गठन जो हुआ था उसके अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अल्पसंख्यक और जनजातीय मंत्रालय का जो गठन हुआ उसके भी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्लियर। यह सभी समिति जो बोल रहे हैं अल्पसंख्यक और जनजातीय मंत्री, या संविधान की कुछ समितियां हैं, उसमें इन समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर हो गया, दिक्कत नहीं होना चाहिए। मौलिक अधिकार संबंधी समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। हाल ही में 31 अक्टूबर को इनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया और इनकी सबसे ऊंचा जो मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी के पास गुजरात में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, देखिए भारत की पहली महिला राष्ट्रपति पूछ रहा है, तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। तो याद रखिएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। सोनिया गांधी कभी कुछ बनी नहीं है, सिर्फ कांग्रेस का अध्यक्ष बनी है। सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी है, जो उत्तर प्रदेश में बनी थी। और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति का विधायी अधिकार नहीं है? विधायी अधिकार मैंने आपको बताया, तो विधायी अधिकार संसद के सत्र बुलाना शुरू में ही बताए थे, सत्र अवसान करना या विधायी अधिकार है। अध्यादेश जारी करना भी, लोकसभा को भंग करना भी, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करना या कार्यपालिका शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति है। क्लियर हो गया। तो ऑप्शन 1, 2, 3 सही है और डी नंबर गलत है, तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा, नहीं पूछ रहा है तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 143 के तहत। अब सर्वोच्च न्यायालय अपना मत दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, बाध्य नहीं है।
राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। तो या 6 महीने तक। कितने महीने तक? 6 महीने तक। और किस अनुच्छेद के तहत? 62 अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान किया गया है कि 6 महीने तक कार्य कर सकता है। 6 महीने के अंदर निर्वाचन करा लेना अति आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो कौन करेगा? ऐसा भारत के इतिहास में सिर्फ एक बार हुआ है। तब सर्वोच्च न्यायालय के उस समय मुख्य न्यायाधीश थे हिदायतुल्लाह, जिन्होंने इस कार्य का निर्वहन किया। याद रखिएगा, दोनों नहीं रहे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसे कार्य को संभालेंगे। और यह व्यवस्था संविधान में कहीं नहीं है, लेकिन संसद को यह अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 70 के तहत यह अधिकार दिया गया है कि आप ऐसा नियम बना सकते हैं कि राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति नहीं है, तो इसका कार्य कौन संभालेगा? यह अनुच्छेद 70 के तहत संसद ने अधिनियम बनाया, जिसे राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 कहा जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, अगर ये भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश। क्लियर? और एक बार जो यह कार्य निभाया है किसने? हिदायतुल्लाह ने। क्लियर? राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत करता है? पूछा, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत? अब देखिए, भारत के संविधान के भाग 18 में आपात का उपबंध है। किस भाग में? 18 में। और 3 तरह से आपातकाल का उपबंध है। एक राष्ट्रीय आपात, एक राष्ट्रपति शासन, और एक जो है वित्तीय आपात का उल्लेख है। अब तीनों आपात को हम लोग देख लेते हैं थोड़ा समय देके, क्योंकि क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। राष्ट्रीय आपात जब भी लागू होगा युद्ध के आधार पर, युद्ध मतलब बाह्य आक्रमण के आधार पर, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, युद्ध हो, बाह्य आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह। पूर्व में इसमें प्रावधान था आंतरिक अशांति का, कि आंतरिक अशांति के आधार पर भी राष्ट्रीय आपात लागू हो सकता है। जैसे लास्ट बार जो भारत में राष्ट्रीय आपात लागू हुआ था 25 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया था, जो कि काफी विवाद उत्पन्न हुआ था, जिसके कारण 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के माध्यम से कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। एसआई में भी यह प्रश्न पूछा गया है, बिहार दरोगा के मद निषेध में पूछा गया है कि आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द किस अनुच्छेद के माध्यम से लाया गया, किस संविधान संशोधन के माध्यम से? 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से लाया गया। और इसी संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया। इसी संविधान संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 338 का 2 भी जोड़ा गया। 38 का 2, तो 44 में याद रखेगा। 3 आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा। राष्ट्रीय आपात यदि लागू होता है तो संसद क्या करेगी कि 1 महीने के अंदर, 1 महीना मतलब 30 दिन के अंदर स्वीकृति देगी। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर स्वीकृति देना आवश्यक है। किसमें? राष्ट्रीय आपात। अगर 30 दिन के अंदर स्वीकृति नहीं देती है तो राष्ट्रीय आपात नहीं माना जाएगा। और जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा तो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर लागू होगा, जो कि उस समय राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था। तो उस समय राष्ट्रीय आपातकाल जब लागू हुआ था तो उस समय इंदिरा गांधी ने बिना मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर लागू कर दिया था, फखरुद्दीन अली अहमद के सिर्फ मैसेज के माध्यम से। तो वर्तमान में यह व्यवस्था किया गया है, लिखित मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। और हमारे संविधान में पूर्व में कहीं भी मंत्रिमंडल शब्द का जिक्र नहीं था, तो पहली बार मंत्रिमंडल शब्द का जिक्र अनुच्छेद 352 में किया गया। और यह भी प्रावधान किया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से। याद रखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल 30 दिन के अंदर स्वीकृति आवश्यक है। अगर स्वीकृति नहीं मिलता है तो राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं रहेगा। क्लियर? उसके बाद राष्ट्रपति आपात, राष्ट्रपति शासन, जिसको राष्ट्रपति आपात भी कहते हैं, यह तभी हो सकता है जब संवैधानिक तंत्र लगे कि विफल हो गया है। राज्यपाल रिपोर्ट देता है कि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तब राष्ट्रपति शासन लगेगा 356 के तहत। लेकिन एक बात और है, अगर क्या होगा वो क्या कहते हैं, अगर क्या कहता है केंद्र कोई भी निर्देश देती है राज्य को और वह निर्देश वह नहीं मानता है, तो उस समय भी माना जाता है कि यहाँ पर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है अनुच्छेद 365 के तहत, तब पर भी राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। पूर्व में
बिहार दरोगा के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा भी है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। अनुच्छेद 356, 352, 365, इनमें से सभी। तो इनमें से एक दो ऐसे करके 356 और 365 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है और इसकी स्वीकृति 2 महीने के अंदर आपको लेना आवश्यक है। 2 महीने तक में स्वीकृति मिल गया तो राष्ट्रपति शासन जारी रहेगा और 6 महीना करके बढ़ते रहेगा। अधिकतम अवधि 3 वर्ष की है। क्लियर। उसके बाद वित्तीय आपात। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के तहत अभी तक भारत में एक बार भी लागू नहीं हुआ है। इसकी स्वीकृति के लिए 2 महीना आवश्यक है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए सदन के कितने सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक है। शुरू में ही मैंने बताया कि जो सदन लाएगा 1/4 हस्ताक्षर करेगा तब। इसका आंसर ऑप्शन बी। तेजी में अब खींचते हैं। राष्ट्रपति का वेतन भारत की किस निधि से दिया जाता है। जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं उन सभी का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है और संचित निधि हो जाएगा इसका आंसर। और संचित निधि का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 266 में है। आकस्मिक निधि का वर्णन अनुच्छेद 267 में है और संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक है। संसद की स्वीकृति आवश्यक है, जबकि भारत की आकस्मिक निधि से धन निकालने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति अति आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। शुरू में ही मैंने बताया अनुच्छेद 60 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट प्रश्न, संसद के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने के संबंध में राष्ट्रपति किससे सलाह लेता है। संसद के सदस्य को अगर अयोग्य घोषित करना है, 17th बीपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। संसद के सदस्य को अगर अयोग्य कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति घोषित करेगा तो पहले चुनाव आयोग से सलाह लेगा। किससे? चुनाव आयोग से सलाह लेगा, तभी वह उसे अयोग्य घोषित कर सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करता है। पहले ही मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 123 में अध्यादेश कब जारी करेगा, जब संसद सत्र में नहीं हो। तो जब संसद का सत्र चल रहा हो तो बिल्कुल नहीं, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, लेकिन एक बात और याद रखिएगा, अध्यादेश राज्य सूची के विषय पर जारी नहीं किया जाएगा। राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं किया जाएगा। राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं किया जाएगा, लेकिन राज्य सूची के विषय पर भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है। लेकिन कब? जब आपातकाल लागू हो तब राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की शक्तियों में शामिल नहीं है। कूटनीतिक शक्ति है, जैसे कि किसी देश में राजदूत का नियुक्ति करना हो तो यह कूटनीतिक शक्ति है। और कोई भी देश का राजदूत हमारे देश में आता है तो उसका अनुमोदन करना कूटनीतिक शक्ति है। और कोई भी समझौता, शांति समझौता होता है राष्ट्रपति के नाम से अनुच्छेद 77(1) के अनुसार, तो यह कूटनीतिक शक्ति है। वित्तीय शक्ति, बजट पेश कौन करवाता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 112 के तहत यह कौन सा शक्ति है। वित्तीय शक्ति। शॉर्ट में हम लेकर चल रहे हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता या न्यायालय की शक्ति है। आपातकालीन शक्ति मैंने अभी जस्ट आपको बताया, अनुच्छेद 352 से 360 में भाग 18 में। नेक्स्ट प्रश्न, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहां पूछ रहा है नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होता है। लोकसभा का निर्वाचित सदस्य होता ही है, राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य होता है, राज्यों की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य नहीं, विधान परिषद नहीं, तो कौन हो जाएगा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो ऑप्शन ए सही, बी सही, सी सही, डी गलत। और साथ ही साथ कौन भाग लेता है, तो दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 70 के तहत, 70वां संविधान संशोधन के माध्यम से, 70वें संविधान संशोधन के माध्यम से। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न, तो राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं होता है। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते ही हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो शामिल कौन नहीं होते हैं, तो राज्यों की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई। जैसे ही मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है और यह प्रावधान कहां से किया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। ब्रिटेन से क्या लिया गया है, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से। संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन के संविधान से। मंत्रिमंडलीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से। परमाधिकार लेख ब्रिटेन के संविधान से। द्विसदनीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से। विधि का शासन ब्रिटेन के संविधान से। सर्वाधिक मतों पर चुनाव जीतना ब्रिटेन के संविधान से।
संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से। आयरलैंड से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन या मनोनयन आयरलैंड के संविधान से। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार, वित्तीय आपात, उपराष्ट्रपति का पद, विधि के समान संरक्षण और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। रूस से क्या लिया गया है? पंचवर्षीय योजना। 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय रूस के संविधान से। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से। क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? शुरू में ही मैंने बताया एकमात्र राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी तो वह थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। याद रखिएगा, भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, दूसरे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे जाकिर हुसैन, चौथे बीबी गिरी। एकमात्र राष्ट्रपति जिनके निर्वाचन में दोबारा गणना करना पड़ा था। देखिए, भारत में एकल संक्रमण मत प्रणाली है। उसमें क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति जैसे खड़ा है, 2 3 4 व्यक्ति अगर चुनाव लड़ रहा है, अगर मान लीजिए इसको 4 व्यक्ति है ए बी सी डी, इसको 50 मत आता है, इसको 40, इसको 30, इसको 20। तो अब यहां पर यह प्रक्रिया याद रखिएगा, ये नहीं हो जाएगा कि यह राष्ट्रपति जीत जाएगा। पहला कभी नहीं जीतेगा, ये प्रक्रिया है ही नहीं। इसमें क्या होगा कि वोट का ट्रांसफर होना शुरू होगा, तब इसका वाला इसमें चल जाएगा, इसका वाला इसमें। अगर बहुमत पूरा नहीं करेगा, अगर मान लीजिए सीट है 102 और इसको सिर्फ 50 आया, तो कम से कम 51 आना चाहिए, कम से कम 51। तो 50 से नहीं पूरा, तो 50 से नहीं पूरेगा तो क्या होगा, इसका मत इसमें चल जाएगा। अब 3 को छट जाएगा, 4 को है। फिर समझिए, जैसे निर्वाचन प्रक्रिया में क्या है कि इसमें क्या है, पुनर्चक्रण, दोबारा गणना करना पड़ा। इसलिए हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट जान लीजिए ताकि आप लोग निश्चित रूप से ज्वाइन कीजिएगा। तो इसमें क्या है प्रावधान कि द्वितीय मत की गणना क्या क्यों करना पड़ा, सवाल ये है क्या होता है द्वितीय मत की गणना। तो जान लीजिए कि मान लीजिए अनुपातिक पद्धति, मैंने शुरू में ही आपको बताया, वो प्रत्यक्ष है लेकिन अनुपातिक, तो कम से कम आधा होना चाहिए। अगर मान लीजिए 100 सीट, 102 सीट है, तो 51 जिसको आएगा, 52 जिसको आएगा उसी का राष्ट्रपति, वही राष्ट्रपति चुना जाएगा। और मान लीजिए 4 आदमी चुनाव लड़ रहा है, एक है ए, एक है बी, एक है सी, एक है डी। ए को प्राप्त होता है 40 मत, इसको 30, इसको 20, इसको 10। अब देखिए ए को 40 आया, लेकिन गांव घर वाला जो चुनाव होता है, विधायक का हो, सांसद का हो, सर्वाधिक मत पर जो चुनाव जीत जाता है 40 वाला, इसको जीत जाना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। और यह प्रक्रिया जो सर्वाधिक मत पर चुनाव जीतने की प्रक्रिया ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, लेकिन यहां पर जो है 40 वाला नहीं जीतेगा। अब जिसको 52 आएगा वही जीतेगा। अब 52 कैसे पुराया जाए, 40 आया फिर से चुनाव नहीं कराया जाएगा, नहीं। अभी यहाँ क्या करेगा, वोटिंग चेंज हो जाएगा। अभी 20 वाला क्या होगा, इसको सबसे अंतिम में उसको छाड़ दिया जाएगा। अब बचा कितना, 40, 30 और 20। अब 20 को जो इसमें क्या होता है, कहता है कि बटन दबाइए, चुनना पड़ता है ऑप्शन के अनुसार। तो इसमें 20 में जो वोट जिसको पड़ेगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर वरीयता क्रम पर दिया जाता है। तो उस वरीयता के अनुसार अगर इसको दूसरा नंबर पर 20 इसको दे रहा है, तीसरा नंबर वाला को, और 12 अगर दे दिया ए को, तो 12 वाला उसमें ऐड हो जाएगा और उससे कम वाला इसमें ऐड हो जाएगा, जिसमें जिसको देगा उसमें ऐड हो जाएगा। किसी तरह से 52 पूरना चाहिए, जब पूरेगा तभी निर्वाचन होगा। यही है दूसरे चक्र की मतगणना। दूसरे चक्र की मतगणना किस अनुच्छेद के किस राष्ट्रपति में करना पड़ा, बीबी गिरी। याद रखिएगा, ट्रेड आंदोलन से, ट्रेड यूनियन आंदोलन से जुड़े व्यक्ति जो राष्ट्रपति बने बीबी गिरी, और ट्रेड यूनियन आंदोलन चला था 1926 से 39। ये भी याद रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति को दी गई वीटो शक्ति कितने प्रकार की है? देखिए, वीटो शक्ति भारत में जो राष्ट्रपति को दिया गया है 3 प्रकार का। एक निलंबनकारी, और एक निलंबनकारी होता है, एक जेबी वीटो होता है। तो उसमें से निलंबनकारी मतलब पुनर्विचार के लिए लौटा देना। कोई भी विधेयक अगर आया तो उसको पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, वही निलंबनकारी हो गया। लेकिन धन विधेयक पर निलंबनकारी लागू नहीं होता है। क्लियर। याद रखिएगा, किस वीटो शक्ति के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक अपने पास रख सकता है? अनिश्चित काल तक अपने पास रख सकता है, तो यह होगा जेबी वीटो।
कौन सा वीटो? जेबी वीटो एक बार मात्र प्रयोग हुआ है 1986 में, और इसका प्रयोग किसने किया है? तो ज्ञानी जैल सिंह ने, ज्ञानी जैल सिंह ने। और किस चीज में यह क्या था? डाकघर संशोधन विधेयक में, डाकघर संशोधन विधेयक में ज्ञानी जैल सिंह ने इसका प्रयोग किया था। उस समय सरकार था किसका? राजीव गांधी का। बाद में वेंकट रमन जब फिर लाते हैं प्रस्ताव राष्ट्रपति, तो यह प्रस्ताव विपक्ष जो है, विपक्ष का शासन आ जाता है, वह मानने के लिए तैयार नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न, वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत? अब जस्ट तुरंत हम कर लेंगे। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात। ऑप्शन सी अभी तक एक बार भी लागू नहीं हुआ है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन। देखिए, अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान संशोधन दो माध्यम से हो सकता है। तो एक क्या होगा? विशेष बहुमत से, एक विशेष बहुमत से, एक विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अनुसमर्थन से। जो भी मामला संज्ञेय होगा, संज्ञेय मामले से संबंधित जो भी बातें होगी, उसमें जब भी संशोधन होगा तो विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अनुसमर्थन से। जैसे और भी मामले हैं, सबसे ज्यादा संशोधन विशेष बहुमत के माध्यम से होते हैं। जैसे मौलिक अधिकार में संशोधन करना हो तो यह होगा विशेष बहुमत से। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? तो राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत होता है, और इस समय जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य सभी मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, क्योंकि यह जीवन के स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 19 नहीं, तो अनुच्छेद 20 और 21 हो जाएगा इसका सही आंसर। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, उसके बाद सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता, और किसी भी व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में है दो सिद्धि से संबंधित अपराध से दो सिद्धि से संबंधित संरक्षण, जिसमें 3 प्रकार का एक्सपेक्टो है। जैसे कि पूर्व से नियम अगर कोई है तो उसके अनुसार, अब अगर व्यक्ति आज चोरी कर रहा है तो जो आज कानून है उसी के अनुसार सजा मिलेगा, पूर्व के अनुसार सजा नहीं मिलेगा। लेकिन सिर्फ यह फौजदारी मामले पर होता है, सिविल मामले के लिए नहीं। अनुच्छेद 21, कोई भी व्यक्ति को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम के बिना उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में अनुच्छेद 21 का काफी मात्रा में व्याख्या किया जा चुका है। शुरू में सर्वोच्च न्यायालय ने गोपालनवाद में इसका संकुचित व्याख्या किया था, जिसमें कहा था कि यह विधायी पर लागू नहीं होता है, सिर्फ कार्यपालिका के मनमाने पर लागू होता है। लेकिन मेनका गांधी बाद में इसका विस्तृत व्याख्या किया गया है, जो कि आपने यदि नहीं देखा है मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार का टॉपिक अवश्य देखें। निश्चित रूप से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 22, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। गिरफ्तारी में 2 प्रकार का, एक दंडात्मक, एक निरोध। गिरफ्तारी जो कि दंडात्मक, निरोध में क्या है कि कोई व्यक्ति को कोई भी गलत काम करने से पहले ही रोकता है। अनुच्छेद 23, बलात् श्रम से निषेध किया गया है। अनुच्छेद 24, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कल कारखानों में काम करने से रोक लगाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा? तो यह करेगा राष्ट्रपति। और महान्यायवादी नियुक्त होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, याद रखिएगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अक्सर यह देखा गया है कि सरकार चेंज, महान्यायवादी चेंज। क्लियर? तो कभी भी हटाया जा सकता है। और सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है हमारे देश का कौन? महान्यायवादी। और संसद के किसी भी सदन, किसी भी समिति का यह सदस्य हो सकता है, लेकिन मतदान देने का अधिकार इसे नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति को संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? मैंने शुरू में ही बताया, 53। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल 54। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति 55। राष्ट्रपति की पद अवधि 56। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो एक बार भी नहीं, तो कभी नहीं। राष्ट्रीय आपात 3 बार। राष्ट्रीय आपात कितनी बार? तो राष्ट्रीय आपात 3 बार। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य राष्ट्रपति शासन राज्य आपातकाल लागू कर सकता है? 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन। इसका सही आंसर ऑप्शन बी।
360 के तहत क्या हो जाएगा, 360 के तहत हो जाएगा वित्तीय आपात, और राष्ट्रपति शासन 365 के तहत भी लग सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं? सामूहिक रूप से पूछ रहा है, सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होते हैं अनुच्छेद 75(5) के तहत। वही अगर आपसे पूछे कि व्यक्तिगत रूप से मंत्रिमंडल किसके प्रति जिम्मेदार होता है, तो वह होता है किसके प्रति, राष्ट्रपति के प्रति। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए 50-50, अनुमोदक भी और प्रस्तावक भी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। और उपराष्ट्रपति के लिए 20-20 याद रखिएगा। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध ना हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? मैंने शुरू में ही आपको बताया कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और यह प्रावधान है अनुच्छेद 70 में। क्लियर? और यह प्रावधान नियम किसने बनाया है? तो सांसद ने नियम बनाया है अनुच्छेद 70 के तहत। इसके लिए बनाया गया है राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969। राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? कोई भी आयोग हो उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। लेकिन राष्ट्रपति जब भी करेगा तो यह मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करेगा। यह कौन सा शक्ति है? यह शक्ति हो गया कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति की। तो ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है लेकिन वह सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है? तो अनुच्छेद 143 के तहत। अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 123 में क्या है? अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 143 में है जो ऊपर में लिखा हुआ है, देख लिए 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 136 SLP का प्रावधान है, जो कि बीपीएससी में आपने देखा होगा कि जब हाई कोर्ट से केस बीपीएससी अभ्यर्थी हार जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं विशेष अनुमति के लिए, तो वह अनुच्छेद 136 के तहत ही मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति का विवेक का अधिकार है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति। देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति का विवेकाधिकार है। जिस पार्टी को लोकसभा में बहुमत होगा उसे नियुक्त प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा कौन? राष्ट्रपति। ऑप्शन ए सही है। विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजना, पुनर्विचार के लिए वापस भेजना, यह भी राष्ट्रपति के विवेकाधीन शक्ति है। किसी भी दल को बहुमत न मिलने पर प्रधानमंत्री का चयन यह भी विवेकाधीन शक्ति है। लेकिन इसे प्रधानमंत्री का चयन का काम करना इसका काम नहीं है, राष्ट्रपति का चयन करना काम है लोकसभा के सदस्यों का, उस पार्टी के सदस्यों का। याद रखिएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा ऑप्शन ए सही, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, भारत में एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो मैंने शुरू में ही आपको बताया अनुच्छेद 57 के माध्यम से यह प्रावधान किया गया। एक व्यक्ति चाहे तो 8 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन विधि सम्मत प्रक्रिया के माध्यम से, और यह प्रावधान किया गया अनुच्छेद 57 में। भारत में एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? कितनी भी बार, कोई सीमा नहीं है। जबकि अमेरिका में यह प्रावधान है कि अमेरिका में कोई भी व्यक्ति अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो चलिए, आज का टॉपिक राष्ट्रपति काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समाप्त हो चुका है। और ये भी बता दें कि इससे पहले का टॉपिक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बहुत जल्द सोमवार से, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि बिहार एसआई के लिए समस्त क्लासेज प्रोवाइड कराया जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से। तो सोमवार से आप लोगों का साइंस भी शुरू हो रहा है, जिसमें सबसे पहले फिजिक्स शुरू होगा, और जैसे ही फिजिक्स समाप्त होगा केमिस्ट्री शुरू हो जाएगा। तो चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुंचाइए, शेयर कीजिए। और अगर किसी प्रकार का आपको समस्याएं नजर आए या अच्छा लगे या बुरा लगे, जैसा भी लगे, आप अपना कीमती सुझाव अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद।